राजन एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर था। वो दिन भर ऑटो चलाता था और जो भी कमाई होती थी उसे शाम को आकर अपनी माँ को दे देता था। वह अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। उस दिन भी राजन सुबह सुबह काम करने जा रहा था। राजन की पत्नी सुनीता राजन से कहती है, सुनो जी, आज घर जल्दी आ जाना। आपको याद है ना आज क्या है? नहीं याद है आपको? ओह, हद कर दिया आपने। आपको इतना भी याद नहीं है कि आज हमारी शादी का सालगिरह है? आप हर साल ही भूल जाते हैं इस बात को। हर बार मुझे ही याद दिलाना पड़ता है। हाँ, मुझे याद था, लेकिन तुमने पहले कह दिया, मैं नहीं कह पाया। मुझे याद है कि आज अपनी शादी की सालगिरह है। मैं जा रहा हूँ काम पे और शाम को जल्दी आ जाऊँगा। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, अब बोलो झूठ। आपको अपने काम के सिवाय कुछ याद भी रहता है? जो ये सही सही बता दो कि आपको तो याद ही नहीं था। बस झूठ बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं है आपके पास, तो झूठ ही बोलोगे। एक बार फिर याद दिला रही हूँ, आज शाम को जल्दी आ जाना। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे बाबा, जाऊँगा तभी तो आऊँगा। जाने दोगी भी? अभी जा रहा हूँ मैं, जाने दो। शाम को जल्दी आऊँगा। बता फिर, कह तो रहा हूँ, आ जाऊँगा मैं। माँ की दवाई भी लेते आऊँगा और तुम्हारे जरूरी सामान जो होगा वो भी लेते चला आऊँगा, ठीक है? अब तो खुश हो ना बाबा, आ जाऊँगा मैं। काफी रात होने के बाद भी राजन घर नहीं आता है तो सुनीता अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आज तो वो आए नहीं। आज जल्दी आने के लिए बोल गए थे और इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जाते जाते सुबह ही बोल गए थे कि शाम को आते समय माँ की दवाइयाँ भी लाऊंगा। सुनीता बेटा, ज्यादा परेशान मत हो सकता है कोई दूर की सवारी मिल गई हो, उसको पहुंचाने में उसको लेट हो गया हो। आ जाएगा, तुम चिंता मत करो और सो जाओ। सुनीता अपनी सासू माँ की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है, लेकिन राजन घर नहीं आता। सुनीता अपने सासू माँ से कहती है, माँ जी, आज 2 दिन हो गए लेकिन वो आए नहीं। गांव वालों से पूछ लिया मैंने, कोई भी उनको नहीं देखा। उनके दोस्तों से भी पता कर लिया मैंने, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता है। अब तो हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। आज तो 2 दिन हो गया, राजन अभी घर नहीं आया। इतनी देर तो कभी भी नहीं रुकता था, कहीं भी नहीं रुकता था वो। अब तो जरूर न हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और अपनी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। पुलिस ही खोज पाएगी और किसी को पता नहीं है तब। फिर अगले ही दिन सुनीता और उसकी सासू माँ पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा 3 दिन से लापता है। घर से निकला था काम के लिए और काम से अभी तक वापस नहीं आया। गली मोहल्ले में पता, किसी को कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम भी पागल हो क्या? तुम्हारा लड़का कहीं पी पा के पड़ा होगा बेवड़ों की तरह। जब होश आएगा तो आ जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरे पति आज 3 दिन से गायब है और कह रहे हैं कि कहीं पीकर पड़े होंगे। आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम हम लोगों से तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपको पता भी है हम लोगों पर क्या बीत रही है। आप तो खामखा मेरे पे नाराज हो रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि ज्यादातर बंदे। आपको पता नहीं है माता जी, ऐसा भी होता है कि पी के पड़ जाते हैं और होश ही नहीं रहता। फिर वो घर क्या कहीं भी जाने लायक नहीं बचते। तो ऐसा करो, आप लोग अपनी रिपोर्ट लिखा दो कांस्टेबल के पास। मैं इस केस की छानबीन करता हूँ। जैसा होगा वैसी मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूँगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ये दारू वारू नहीं पिया करता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था। आप लोग जाएं, जैसा खबर होगा मैं बता दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर की बातें सुनकर दोनों सास और बहू को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन थोड़ा तसल्ली भी होता है। फिर दोनों घर चली जाती है। उधर 3 चोर चोरी करके एक जगह एकत्रित होते हैं। उनमें से एक कहता है, आज के बाद हम लोगों को कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि हम लोगों ने आज बहुत लंबा हाथ मार दिया और मोटा माल मिल गया हम लोगों को। आगे की जिंदगी ऐश से कटेगी, ऐश से। उनका दूसरा साथी कहता है, हाँ राकेश भाई, अब तो हमारी ज़िंदगी मौत से कटेगी, मौत से। लेकिन कल रात में मुझे एक भूत आया था सपने में और हम तीनों को मारने की धमकी दे रहा था। कौन भूत था वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन आया था मुझे पक्का। और राकेश और कल्लू और बिरजू सबको मारने की कह रहा था। अरे हाँ कल्लू भाई, तुम भी सही कह रहे हो। कल मैंने भी रात में सपना देखा था कि एक भूत आया था हमारे सपने में और मारने की धमकी दे रहा था कल्लू और राकेश भाई को भी। अरे ऐसा कहीं तो नहीं कि ये सब बात सच हो जाए? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कभी ऐसा भी होता है कि भूत प्रेत सपने में आए और मारने की धमकी दे? अरे तुम लोगों ने कल ज़्यादा पी रखी होगी और चढ़ गई होगी। ठीक है, अपना अपना हिस्सा लो और मौजे से ज़िंदगी काटो, कहीं कुछ नहीं होने वाला। अब आज के बाद चोरी करने की नौबत नहीं आएगी हमें। अपना अपना हिस्सा लो और अपने अपने घर को जाओ। उन तीनों चोरों में से एक था बिराजू। वो अपने घर पर चैन से सो रहा था और मन ही मन बहुत खुश था कि वह अब करोड़पति बन जाएगा और जिंदगी में चैन सुकून से जिएंगे अंदिस को। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देता है। वो तुरंत ही खाट से उठकर बैठ जाता है, इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। बिरजू बहुत घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके बोलता है, कौन है भाई, कौन है? जो है सामने आओ। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? चैन से सो रहा था अच्छा खासा। फिर भी उसको कुछ दिखाई नहीं देता। बिरजू और आगे जाता है, चारों तरफ देखता रहता है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वो घबरा कर कहता है, अरे कौन हो तुम? मेरे सामने तो आओ। हिम्मत है तो सामने आके दिखाओ। ऐसे पीठ पीछे आवाज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे सामने आओगे तभी पता चलेगा तुम्हें बिरजू के ताकत का। अब बिरजू। तभी वहाँ पर एक अजीब इंसान आता है, आधा इंसान आधा शैतान। बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज थी उसकी। वो कहता है, क्यों बहुत जल्दी भूल गए तुम तो मुझे, लेकिन मैं नहीं भूलने वाला तुम लोगों को। याद आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे को तो कुछ याद नहीं आ रहा है। कौन हो आप और क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने क्या किया है आपका? फिर वह शैतान अपनी जादुई शक्तियों से बिरजू को मौत के घाट उतार देता है। बिराजू वही जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो शैतान बेहद ही डरावनी आवाज के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। बिरजू का दूसरा साथी कल्लू गांव में कहीं गया हुआ था। कल्लू अपने घर वापस आ रहा था, तभी उसको भी वही आवाज सुनाई देता है जो भी बिरजू को सुनाई देता है। कल्लू जल्दी जल्दी अपने घर आ रहा था। वो उस डरावनी आवाज सुन तो रहा था, लेकिन वो घर जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुड़कर बोलता है, बदमाश जो खामखा मुझे परेशान करते जा रहा है। अगर इतना ही हिम्मत है तो मेरे सामने आके मुझसे बात करे, तब समझ में आएगी हिम्मत कितना है। वही शैतान भयंकर आवाज के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसको देखकर कल्लू डर के मारे कांपने लगाता है और वह भयंकर शैतान बस डरावनी आवाज में हंसता रहता है। हंसते हंसते वह शैतान कहता है, बहुत जल्दी भूल गया तू सन कल्लू मुझको। इतना याददाश्त तो कमजोर नहीं है तेरी। याद कर कौन हूँ मैं, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर वह शैतान अपनी शक्तियों से कल्लू को भी मौत के घाट उतार देता है। कल्लू भी वही जमीन पर गिरता है और मर जाता है। वह शैतान कहता है, मरना ही होगा तुम तीनों को। दो को तो मौत के घाट उतार दिया, एक बचा। फिर शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। इधर सुनीता कई दिनों से बिना खाए पिए कमजोर हो गई थी और वह अपने सासू माँ के कमरे में थोड़ा आराम कर रही थी। तभी उसको नींद आ जाती है। सुनीता गहरी नींद में थी, तभी वहाँ पर वह शैतान आ जाता है और आवाज लगाने लगता है, सुनीता, ओ सुनीता, सुनीता,
सुन रही हो सुनीता? मैं हूँ। हाँ जी, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है कुछ? मैं और आपकी माँ कितने परेशान हैं आपके लिए। आपका तो कुछ पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए थे और आज आ रहे हो। अरे मैं कहीं नहीं गया सुनीता। तुम्हें पता है मैं तुम दोनों माँ और तुम्हारे लिए कमा रहा था। उस दिन भी मैं आ रहा था रास्ते में लौट के, लेकिन कुछ बदमाश मिल गए थे। मैं उस शाम को जल्दी जल्दी घर को ही आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे 3 बदमाश मिल गए और मैंने जितना दिन भर में कमाई किया था सारे रुपए छीन लिए मेरे और मुझे चाकू मार के वहीं छोड़ गए। मेरी लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया है। वहां जाके मेरी लाश को तुम निकालो और उसका अंतिम संस्कार कर देना, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगा। जिसने भी मुझे मारा था उनमें से 2 बदमाशों को तो मैंने नर्क में भेज दिया। अब एक और बचा हुआ है, उसको भी नर्क में भेज कर ही रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ से गायब हो जाता है। सुनीता बस वही बैठी की बैठी रह जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो गया। वो सपना था या हकीकत। वह मन में सोच रही थी कि सुबह ही अपनी सासू माँ को लेकर उसी रोड पर जाएगी और सब कुछ पता करेगी। उधर कल्लू और बीरजू का तीसरा साथी राकेश लूटे हुए सोने को बाजार में बेच कर घर जा रहा था। उस सोने के बदले राकेश को बहुत रुपए मिलने वाले थे और मन ही मन सोच रहा था कि आज के बाद उसे चोरी नहीं करना पड़ेगा और खूब ऐसो आराम से जिंदगी कटेगा। अपने लिए महल बनाऊंगा। यही सब सोचते हुए राकेश जा ही रहा था। वह अपने में ही मगन था और कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था उसको। और उसके सामने से ही राजन का भूत जा जाता है। जब उसके बिल्कुल पास आ जाता तब वह ध्यान देता है कि कोई उसके पास आ गया है। तभी राजन जोर जोर से हंसने लगता है। राकेश बिल्कुल डर जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। राजन बस हंसते जाता है, फिर एकदम से शांत हो जाता है और कहता है, राकेश, मुझे जिंदगी कट रही है ना। मुझे मारकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी थी। उसकी सजा तो 2 लोगों को दे दिया। अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हें भी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। राकेश तो तुरंत उस रात की बात याद आ जाती है और कहता है, नहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हें नहीं भाई। राजन उससे कहता है कि क्यों? पहले तुमने तो ही मारा था चाकू मुझे और तड़पते हुए छोड़ गए थे उस झाड़ियों में। याद है मैं तुम्हें अच्छी तरह। राजन की पूरी बात बिना सुने ही राजन बोलता है। फिर राकेश बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है। राकेश अपने जी भर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों जितना तेज जब भाग रहा था उतना तेज भाग नहीं पा रहा था। उधर राजन डरावनी आवाज में बस रहा था। राकेश कुछ दूर ही पहुंचता है कि राजन अपनी शक्तियों से राकेश पर अटैक कर देता है। राकेश वहीं पर गिर जाता है और वो मर जाता है। फिर भी राजन को तसल्ली नहीं होता है। बस वो राकेश को देखे जा रहा और सोच रहा था कि इस आदमी की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। उसको अपनी बीवी सुनीता और अपनी माँ की याद आ रही थी। फिर उसने राकेश को पास के ही पेड़ पर लटका देता है। इस तरह से राजन अपनी मौत का बदला ले लेता है। अगली सुबह ही सुनीता अपनी सासू माँ के साथ उस रोड पर जाती है जहाँ पर राजन की हत्या हुई थी। वहाँ पर राजन की डेड बॉडी मिल जाता है। फिर वो लोग राजन की डेड बॉडी लाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। तब जाकर राजन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।